हेलो गाइस, आज हम 9th अध्याय के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान। ठीक है, इसके जो हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज कर रहे थे, इसमें हम बाकी के 8th अध्याय तक कर चुके हैं। ठीक है, आज हम 9th अध्याय के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये आपका इग्नू का BHDE 106 या फिर EHD 06, ठीक है, ये कोड है आपका। दोनों कोड एक ही है, एक ओल्ड है और एक न्यू है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। हम पिछले 10 सालों के क्वेश्चन आंसर इसमें कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा की अवधारणा। ठीक है, हिंदी भाषा की अवधारणा जो है ये चैप्टर आपका, इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया हुआ है आपका, हिंदी भाषा के स्वरूप का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा के स्वरूप का उल्लेख कीजिए, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि हिंदी भाषा के विविध रूपों का वर्णन करिए। ठीक है, हिंदी भाषा के स्वरूप का उल्लेख पूछ सकते हैं, या फिर हिंदी भाषा के विविध रूपों का वर्णन कीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के सवाल पर अपनी विचार प्रकट करिए। ठीक है, या फिर आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के सवाल पर विचार प्रकट करिए। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा के स्वरूप के संदर्भ में प्रमुख मुद्दों की चर्चा करिए। ठीक है, या फिर ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा के स्वरूप के संदर्भ में मुख्य मुद्दों पर चर्चा कीजिए। किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है घुमा के, तो आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। हिंदी भाषा के स्वरूप के संदर्भ में प्रमुख मुद्दे से, मतलब कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर ये लिखना है। समाज में भाषा के विविध रूप होते हैं। ठीक है, समाज में जो भाषा है उसके अलग अलग रूप होते हैं। समाज में भाषा के विविध रूप होते हैं। ग्रामीण भाषा, शहरी भाषा, बोली और मानक भाषा आदि। ठीक है, कौन कौन सी भाषा हो सकती है, इनके रूप क्या क्या हो सकते हैं। ग्रामीण भाषा हो सकता है, शहरी भाषा हो सकता है, या फिर बोली और मानक भाषा आदि। भाषा के विविध सामाजिक भेदों के कारण उत्पन्न भाषा के विभिन्न रूप, भारत की विभिन्नता, हर समाज की विशेषता है। ठीक है, तो सामाजिक जो भेद हैं अलग अलग, ठीक है, सामाजिक भेदों के कारण उत्पन्न भाषा की विभिन्न रूप, जो भाषा के अलग अलग रूप उत्पन्न हुए हैं सामाजिक विविधता के कारण, भाषा की विभिन्नता हर समाज की विशेषता है। ठीक है, जो भाषा में विभिन्नता है, भाषा में जो अंतर है, ये सभी समाज की अपनी एक विशेषता है, कहलाती है, अपनी एक विशेषता है। ये कहना गलत नहीं है कि सभी जीवित भाषाओं में भिन्न भिन्न भाषिक रूप होते हैं। ठीक है, ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी जितनी भी भाषाएं हैं, सभी जीवित भाषाओं में अलग अलग रूप इनके होते हैं, भिन्न भिन्न भाषिक रूप होते हैं। हिंदी भाषा के स्वरूप के संदर्भ में 3 प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के संदर्भ में 3 मुद्दे दिए गए हैं। पहला है हिंदी और हिंदी की विविध उपभाषाएं। पहला क्या है, हिंदी और हिंदी की विविध उपभाषाएं, जिन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। उनमें सभी प्रदेशों में लोगों की अपनी बोलियां भी होती हैं। ठीक है, जिन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है, उन सभी प्रदेशों की अपनी अपनी बोलियां होती हैं। ब्रज, अवधी, भोजपुरी, ठीक है, इनके बारे में आपने सुना होगा पहले भी। तो ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हरियाणवी, मगही, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, ये सारी क्या हैं? ये सभी हिंदी की बोलियां हैं। इनको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा कि ब्रज, अवधि कुछ तो आपको याद रह जाएंगी, वैसे भी याद होगी कुछ आपको। ठीक है, कुछ नहीं याद हो तो आप उन्हें याद कर लीजिएगा, जैसे ब्रज, अवधि, भोजपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ठीक है, हरियाणवी, हरियाणा में बोली जाती है, मगही और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, मगही बिहार साइड में बोली जाती है, मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि हिंदी की ये
बोलियां हैं, ठीक है। अर्थात हिंदी भाषा का अपना कोई प्रदेश नहीं है, ठीक है। और हिंदी भाषा का अपना कोई भी प्रदेश नहीं है। कुछ महानगरों में कुछ परिवार ऐसे हैं, ठीक है। कुछ महानगरों में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहां नई पीढ़ी के लोगों, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी के लोग बोली से परिचित नहीं होते, ठीक है। जो न्यू जनरेशन है, बहुत जगह ऐसी भी है जो न्यू जनरेशन है वो इस तरह की बोलियों से वो परिचित भी नहीं होते, जानते भी नहीं हैं। और बचपन से मातृभाषा के रूप में हिंदी का अर्जन करते हैं, ठीक है। और वो बचपन से ही मातृभाषा के रूप में वो हिंदी सीखते आए हैं, हिंदी बोलते आए हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या नहीं के बराबर है, लेकिन ऐसे लोग ना के बराबर ही हैं। सवाल यह है कि हिंदी उपभाषाओं, बोलियों का परस्पर संबंध क्या है, ठीक है। क्या मतलब है कि जो सवाल यह है कि हिंदी उपभाषाओं और बोलियों का परस्पर संबंध क्या है। क्या हिंदी भाषा और उपभाषाएं, बोलियां भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, ठीक है। कह सकते हैं क्या जो हिंदी भाषा है और उपभाषाएं जो बोलियां हैं, क्या वो भिन्न भिन्न, क्या वो अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। किस स्थिति में उपभाषा बोली को ही व्यक्ति की मातृभाषा कहा जाए, ठीक है। ऐसी कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें उपभाषा बोली को ही व्यक्ति की मातृभाषा कहा जाए और हिंदी उसके लिए दूसरी भाषा हो, ठीक है। और जो हिंदी है वो उसके लिए दूसरी भाषा हो जाए। इस प्रदेश के संबंध में, इस प्रश्न के संबंध में, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न के संबंध में कई मुद्दे सामने आते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न निकल के सामने आया है इसमें कई सारे मुद्दे हो सकते हैं इसके, जैसे दक्षिण में हिंदी की पाठचर्या तैयार करते समय कुछ विद्वान ये कहते हैं कि बोलियों का साहित्य बच्चों को ना पढ़ाया जाए, ठीक है। जो दक्षिण जो हिंदी बोली जाती है, दक्षिण में हिंदी की पाठचर्या, ठीक है, हिंदी का जो सिलेबस होता है को तैयार करते समय कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका ये मत है, जिनका ये कहना है कि बोलियों का साहित्य बच्चों को ना पढ़ाया जाए, ठीक है। जो बोलियों का साहित्य है उसकी हिस्ट्री उसे ना बच्चों को बताई जाए, क्योंकि इन बोलियों के माध्यम से पढ़ने में कठिनाई आती है। उनका ऐसा कहना क्यों है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इन बोलियों के माध्यम से पढ़ाई में, बच्चों को पढ़ने में क्या होता है, कठिनाई आती है। इस संदर्भ में विद्वान यह भी मानते हैं कि सुर का जो साहित्य है, ठीक है, बहुत सारे विद्वानों का ऐसा ही मानना है कि जो सुर का साहित्य है या फिर तुलसी का साहित्य किसी बोली का साहित्य नहीं है, ठीक है। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं इस संदर्भ में कि जो विद्वान है उनका मानना है, उनका कहना है कि जो सुर का साहित्य, सुर समझते हो ना, संगीत, सुर संगीत का जो होता है ना, गाने वाने का, ठीक है, सुर का जो साहित्य और तुलसी का साहित्य, तुलसीदास जी के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। तुलसी का जो साहित्य है किसी बोली का साहित्य नहीं है। उनका ये मानना है कि सुर का साहित्य और तुलसी का जो साहित्य है वो किसी बोली का साहित्य नहीं है, ठीक है, बल्कि वह हिंदी साहित्य का ही अभिन्न अंग है और उसको वो हिंदी साहित्य का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं, इम्पोर्टेंट अंग मानते हैं। जब हम हिंदी साहित्य की चर्चा करते हैं, ठीक है, जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, हिंदी साहित्य की चर्चा करते हैं, तो उसमें सुर, तुलसी, बिहारी, केशवदास, नानक आदि कवियों के लेखन को साहित्यिक विकास के संदर्भ में देखते हैं, ठीक है। तो उनको किसके संदर्भ में देखते हैं, उनमें सुर, तुलसी, बिहारी, केशवदास ये सारे लेखक थे, ठीक है। नानक आदि कवियों के, सभी कवि थे, इनके लेखन के साहित्य के विकास के संदर्भ में से देखा जाता है। इन लेखकों के साहित्य को, ठीक है, ये जो लेखक थे इनके जो साहित्य हैं, इनके साहित्य को अलग करके हिंदी को देखा ही नहीं जाता, ठीक है, हिंदी से इनके साहित्यों को अलग किया ही नहीं जाता है, ठीक है, हिंदी का हिस्सा इसे माना जाता है। रीतिकाल तक बोलियों के साहित्य
रच गया था। ठीक है, रीतिकाल के बारे में अगर आपको पता हो तो रीतिकाल जो था, रीतिकाल का एक टाइम था, रीतिकाल तक बोलियों में ही साहित्य रचा गया था। ठीक है, रीतिकाल तक का जो साहित्य है वो बोलियों में ही रचा गया था और आज भी कई साहित्यकार बोलियों में साहित्य रचना करते हैं। ठीक है, आज बहुत सारे साहित्यकार हैं आज भी जो कि बोलियों में रचना करते हैं, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, खड़ी बोली कहते हैं। उसका साहित्य आधुनिक काल से ही शुरू होता है। ठीक है, इसका साहित्य कब से शुरू होता है, इसका साहित्य आधुनिक काल से ही शुरू होता है। लेकिन यह कोई नहीं कहता, ठीक है, लेकिन ये बात कोई नहीं कहता कि हिंदी साहित्य का उद्भव सिर्फ आधुनिक काल में ही हुआ है। ठीक है, लेकिन इसकी बात कोई भी नहीं करता है कि हिंदी साहित्य का उद्भव सिर्फ आधुनिक काल में ही हुआ है। हिंदी भाषा भाषी मतलब जो हिंदी बोलने लिखने वाले हैं, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में कई बोलियां प्रचलित थी। ठीक है, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी बोलियां हैं जो प्रचलित थी और अब भी हैं। ठीक है, पहले भी प्रचलित थी और आज भी हैं। लोगों ने साहित्य रचना के लिए कभी किसी बोली का चुनाव तो किसी और काल, ठीक है, लोगों ने साहित्य की रचना के लिए कभी किसी बोली का चुनाव, कभी किसी काल में किसी और बोली को, ठीक है, अलग अलग बोलियों को चुनते रहे हैं ये लोग साहित्य की रचना के लिए। आदिकाल में कवियों ने राजस्थानी में काव्य रचना की है और ये तो रीतिकाल की बात हुई कि टाइम पे लोग अपनी बोलियों को चेंज करते रहे हैं, अपनी बोलियों को अपने हिसाब से चुनते रहे हैं। अब आदिकाल की अगर बात करें तो आदिकाल के जो कवि थे इन्होंने राजस्थानी में, ठीक है, राजस्थानी में काव्य रचना की है। इन्होंने राजस्थानी में काव्य रचना की आदिकाल के कवियों ने। और मध्यकाल में भक्ति साहित्य ब्रज और अवधि दोनों में लिखा गया है। ठीक है, और अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल का जो साहित्य है, भक्ति साहित्य, वो ब्रज में भी लिखा गया है और अवधि में भी लिखा गया है। ठीक है, ब्रज में जो कृष्ण से रिलेटेड साहित्य ब्रज में है और अवधि मतलब जो राम से रिलेटेड है उस साइड, अयोध्या साइड से, ठीक है, तो वो अवधि में लिखा गया है। कुछ लेखक ऐसे भी हैं, कुछ लेखकों ने बोली के इस बंधन को भी तोड़ा और कई बोलियों से शब्द आदि ग्रहण करते हुए साहित्य रचना की है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लेखक हुए हैं जिन्होंने इन बोलियों के बंधन को ही तोड़ दिया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने इस बोली के इस बंधन को तोड़कर और बोलियों के शब्द आदि, बोलियों के अलग अलग शब्दों को इन्होंने ग्रहण किया है अपने साहित्य में। कहने का तात्पर्य है, जैसे कबीर के बारे में कहा जाता है, ठीक है, कबीर के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने मधुकड़ी भाषा मिली जुली, मधुकड़ी का मतलब क्या है, मिली जुली। ठीक है, तो ये किसके, कबीर के बारे में कहा जाता है, इन्होंने मधुकड़ी भाषा यानी कि मिली जुली भाषा में लिखा है। इन्होंने मिली जुली भाषा में अपना साहित्य लिखा है। साहित्यकार का उद्देश्य अपनी बात को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना था। ठीक है, साहित्यकार का उद्देश्य क्या था, साहित्यकार का उद्देश्य अपनी बात को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना था, चाहे उसके लिए किसी भी स्थानीय भाषा बोली का उपयोग करें। ठीक है, किसी भी स्थानीय भाषा बोली का उपयोग करें, लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि प्रभावी ढंग से अपनी बात कही जाए। ठीक है, जो कि लोगों को प्रभावित करे। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की संपदा में लोगों ने अपनी अपनी स्थानीय भाषा बोली के माध्यम से योगदान दिया है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं जितने भी साहित्यकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य उन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य की संपदा को लोगों ने अपनी अपनी स्थानीय भाषा बोली में इसके माध्यम से अपना योगदान दिया है। दूसरा पॉइंट है इसमें, हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूप। ठीक है, हिंदी के अलग अलग क्षेत्रीय रूप क्या हैं, हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूप। हिंदी भाषा देश की जनसंपर्क की भाषा रही है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो हिंदी भाषा है वो जनसंपर्क की भाषा रही है। हिंदी भाषी प्रदेशों के बाहर भी अन्य स्थानों में
हिंदी का प्रचलन दिखाई पड़ता है। ठीक है, हिंदी भाषा जो है हिंदी भाषी प्रदेशों के बाहर भी हिंदी का अपना प्रचलन दिखाई पड़ता है। आधुनिक युग तक उर्दू जन सामान्य के संपर्क की भाषा रही। ठीक है, आधुनिक टाइम तक, आधुनिक युग तक जो उर्दू थी वो भी जन संपर्क की भाषा रही है। उर्दू जो है जन सामान्य के संपर्क का माध्यम रही है। ठीक है, जो उर्दू थी वो जन सामान्य के संपर्क का माध्यम रही और उर्दू के परिचय के कारण हिंदी भाषा के प्रयोग को बल मिला है। ठीक है, उर्दू के परिचय के कारण ही हिंदी भाषा को भी बल मिला है। महानगरों में हिंदी भाषी क्षेत्र से जाकर बसे लोगों के कारण हिंदी भाषा के प्रयोग को विस्तार मिला है। ठीक है, जो महानगरों में लोग जाकर बस गए हैं, महानगरों में जाकर लोग रहने लगे हैं, तो महानगरों में हिंदी भाषी क्षेत्र से जाकर, ठीक है, जो हिंदी बोलने वाले लोग थे वो अब जाकर जहाँ महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में रहने लगे हैं, इससे भी क्या हुआ है, इनके वहां जाके रहने के कारण ही हिंदी भाषा को शहरों में भी बल मिला है, क्योंकि हिंदी भाषा इनके द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए हिंदी भाषा के प्रयोग को विस्तार मिला है। हिंदी भाषा के विविध स्थानीय रूप विकसित हुए हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के अलग अलग स्थानीय रूप भी विकसित हुए हैं, जैसे मुंबईया हिंदी। ठीक है, जो मुंबई आप जानते होंगे। ठीक है, वहाँ की जो हिंदी बोली जाती है मुंबईया हिंदी बोलते हैं। हैदराबादी हिंदी, जो हैदराबाद में हिंदी बोली जाती है उसे हैदराबादी हिंदी कहा जाता है। आदि हिंदी के विशिष्ट स्थानीय रूप हैं, ये हिंदी के स्थानीय रूप हैं। ठीक है, हैदराबाद की हिंदी पर स्थानीय भाषा तेलुगु का पुट दिखाई पड़ता है। ठीक है, आपको पता होगा जो हैदराबाद है वहाँ की स्थानीय भाषा है वो क्या है, तेलुगु है। ठीक है, तो हैदराबाद की जो हिंदी पर स्थानीय भाषा तेलुगु का अपना प्रभाव दिखाई पड़ता है, वहाँ का पुट दिखाई पड़ता है। वह मुंबईया हिंदी पर, वहीं जहाँ मुंबई की जो हिंदी है, मुंबईया हिंदी पर स्थानीय भाषा मराठी का, ठीक है, वहां पर जो मुंबईया हिंदी है वहां की जो स्थानीय भाषा मराठी, आपको पता होगा मुंबई की स्थानीय भाषा क्या है, मराठी है। तो वहां जो हिंदी बोली जाती है उस हिंदी पर मराठी का प्रभाव दिखता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ऐसी दिल्ली हिंदी, जो हिंदी दिल्ली में बोली जाती है, दिल्ली हिंदी भाषी प्रदेश में है। ठीक है, जो दिल्ली है वो हिंदी भाषी प्रदेश में है, लेकिन यहाँ की हिंदी में भी हरियाणवी और पंजाबी के प्रभाव के कारण कई विशेषताएं हैं। ठीक है, क्योंकि हरियाणा हमें पता है कि दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो हिंदी, वैसे तो दिल्ली हिंदी प्रदेश है। ठीक है, यहाँ ये हिंदी प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ की जो हिंदी है इसमें कुछ हरियाणवी और पंजाबी का प्रभाव दिखाई देता है। इसकी विशेषताएं दिखती हैं। खड़ी बोली हिंदी का हिंदी भाषा प्रदेश में भी एक जैसा स्वरूप नहीं है। ठीक है, जो खड़ी बोली हिंदी है इसका हिंदी भाषी प्रदेशों में भी एक जैसा स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। हिंदी बोलने वाले स्थानीय व्यक्ति अपनी बोली की उच्चारण के विशेषताओं और बोली की शब्दावली के प्रयोग के कारण हिंदी के विविध रूपों को जन्म देते हैं। ठीक है, यही सारी जो विशेषताएं हिंदी बोलने वाले जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो अपनी बोली का जो वो बोलते हैं, जो उनका उच्चारण है उसके कारण ही की विशेषताओं और बोली के शब्दावली के प्रयोग के कारण ही हिंदी के विविध रूपों को जन्म देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होके एक नई भाषा बन जाती है, कहने का मतलब ये है। हिंदी के 2 रूप माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी के कितने रूप हैं, हिंदी के 2 रूप माने जाते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा, एक रूप क्या है, सामान्य बोलचाल की भाषा और शिष्ट साहित्यिक भाषा, और दूसरी क्या है, शिष्ट साहित्यिक भाषा है। ठीक है, दूसरी है शिष्ट साहित्यिक भाषा। बोलचाल की भाषा स्थानीय प्रयोगों से युक्त है। ठीक है, जो बोलचाल की भाषा है वो स्थानीय प्रयोगों से युक्त है, स्थानीय उच्चारण और शब्दावली से प्रभावित रूप है। ठीक है, ये बोलचाल की जो भाषा है, बोलचाल की भाषा स्थानीय प्रयोगों से युक्त है और स्थानीय उच्चारण और शब्दावली के प्रभाव से प्रभावित है।
ठीक है, जो जनसाधारण के बीच संपर्क का सूत्र है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जनसाधारण के बीच संपर्क का सूत्र है। जबकि परिनिष्ठता, ठीक है, जबकि परिनिष्ठता साहित्यिक भाषा का एक मानक रूप है। ठीक है, ये परिनिष्ठता साहित्यिक भाषा का एक मानक रूप है जिसकी अपनी विशिष्ट शब्दावली है। ठीक है, जिसकी अपनी क्या है, एक विशिष्ट शब्दावली है और समाज के उच्च वर्गों के संप्रेषण की भाषा है। ठीक है, ये समाज के उच्च वर्ग के संप्रेषण की भाषा है। हिंदुस्तानी बोलचाल की भाषा, ठीक है, हिंदुस्तानी बोलचाल की भाषा, हिंदी मानक भाषा, क्षेत्रीय आधारों पर भाषा की अनेकता में एकता की बात आधुनिक हिंदी की बोली से ही उद्भूत हुई है। ठीक है, तो जो हिंदुस्तानी बोलचाल की जो भाषा है, हमारे यहाँ की जो बोलचाल की भाषा है वो हिंदी मानक भाषा, ठीक है, उसे हिंदी मानक भाषा कहा जाता है। और क्षेत्रीय आधारों पर भाषा की अनेकता में एकता, ठीक है, क्षेत्रीय जो कि क्षेत्रीय आधारों पर जो भाषा की अनेकता में एकता की बात आधुनिक हिंदी की बोली से ही उद्भूत हुई है। आज हिंदी देश की एक प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। ठीक है, आज जो हिंदी है वो अपना स्थान बना चुकी है, हिंदी देश की एक मुख्य भाषा के रूप में, एक प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का सवाल। ठीक है, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का सवाल किससे है? हिंदी में हजारों अरबी फारसी मूल के शब्द हैं। ठीक है, हिंदी जो है, हिंदी में हजारों अरबी फारसी मूल के शब्द हैं। उर्दू में अधिकतर, ठीक है, जो उर्दू है, उर्दू में अधिकतर अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, उर्दू में अधिकतर किसका प्रयोग होता है? उर्दू में अधिकतर अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग होता है जो फारसी लिपि में लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं? जो फारसी लिपि में लिखे जाते हैं और जिसकी अपनी साहित्यिक पसंद है, जो जिसकी अपनी क्या है, साहित्यिक संपदा है। ठीक है, जिसकी अपनी साहित्यिक संपदा है। अरबी फारसी शब्दों की बहुलता के कारण उर्दू भाषा का व्यवहार ज्यादातर मुसलमान करते हैं। ठीक है, अरबी फारसी के शब्दों की बहुलता के कारण ही उर्दू भाषा का व्यवहार ज्यादातर मुसलमान करते हैं। उर्दू भाषा आपको पता होगी ज्यादातर मुसलमानों में ही बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि उर्दू भाषा को वो स्पेशली पढ़ाई करते हैं उर्दू भाषा में। ठीक है, उर्दू साहित्य के प्रणयन में भी मुसलमानों का काफी योगदान है। ठीक है, उर्दू के साहित्य में भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है? मुसलमानों का ही है। जबकि उर्दू में लिखने वाले हिंदुओं की भी कमी नहीं है। ठीक है, उर्दू में लिखने वाले हिंदू भी बहुत हैं, लेकिन लगभग सभी मुसलमानों को उर्दू आती है। आप ये मान के चलिए कि हिंदू भी ऐसे काफी हैं जो लिख लेते हैं, उर्दू में लिखते हैं। ठीक है, जो हिंदी है, हिंदी को हिंदुओं की भाषा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो हिंदी है वो उसे केवल ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि सिर्फ हिंदुओं की भाषा है। ठीक है, और बहुत से मुस्लिम भी हिंदी के बड़े कवि हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो कि हिंदी के बड़े कवि हैं। ठीक है, अब आप ये मान के चलिए कि जो भी हिंदुस्तान जो मुसलमान है उनको हिंदी तो आती ही है, क्योंकि यहाँ हिंदी सभी बोलते हैं, हिंदी पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है, बोली जाती है। ठीक है, और लेकिन इनका क्या है, ये विशेष करके इसके बावजूद भी अलग से उर्दू की पढ़ाई जरूर करते हैं। ठीक है, इसलिए इनके पास उर्दू भाषा भी होती है और हिंदी तो है ही। ठीक है, उन्होंने हिंदी भाषा में जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में भी उन्होंने पांडित्य प्राप्त किया है। हिंदी और उर्दू को भिन्न भाषाएं मानना भाषा विज्ञान की दृष्टि से संगत नहीं है। ठीक है, जो भाषा वैज्ञानिक हैं, जो भाषा विज्ञान को मानते हैं, वो ये ऐसा नहीं मानते कि हिंदी और उर्दू दोनों अलग हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं मानते, क्योंकि भाषा विज्ञान यह मानता है कि दो भाषाओं में व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से भी अंतर होना चाहिए। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर दो अलग अलग भाषाएं हैं तो व्याकरणिक दृष्टि से भी दो भाषाओं में अंतर होना चाहिए। ठीक है, हिंदी और उर्दू दो ऐसी भाषाएं हैं जिनकी व्याकरणिक संरचना एक है।
ठीक है। हिंदी और उर्दू दोनों ऐसी भाषाएं हैं जिनकी व्याकरणिक संरचना एक ही है। बहुत सी भाषाओं में लेखन की भिन्न शैलियां मिलती हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनमें लेखन की अलग अलग शैलियां मिलती हैं। मैं प्रयत्न करूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया मैं प्रयत्न करूंगा, तो वह हिंदी है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा तो ये उर्दू है, ठीक है। मैं प्रयत्न करूंगा तो हिंदी है और मैं कोशिश करूंगा तो उर्दू है। भाषाओं में एक ही अर्थ के कई पर्याय मिलते हैं, ठीक है। भाषाओं में जो भाषाएं हैं उनमें एक ही अर्थ के कई पर्याय मिलते हैं। जैसे संस्कृत में भी कलम, जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा में भी कमल, पंकज, जलज, नीरज आदि अनेक शब्द मिलते हैं, ठीक है। जो संस्कृत में भी इस तरह के शब्द मिलते हैं जो कमल के लिए यूज किए गए हैं। और कोशिश और प्रयत्न इस दृष्टि से भी एक अर्थ के दो पर्याय माने जाते हैं, ठीक है। जिसे हम आज हिंदी भाषा कहते हैं, जिसे आज हम क्या कहते हैं, हिंदी भाषा कहते हैं। इसे स्वतंत्रता संग्राम के समय आम बोलचाल में हिंदुस्तानी कहा जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद इसे आम बोलचाल में क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी कहा जाता है। इस सामान्य बोलचाल की भाषा को, जो उस समय देश के विविध क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क की भाषा थी, ठीक है। इस सामान्य बोलचाल की जो भाषा है, सामान्य बोलचाल की भाषा है जो उस समय देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए एक संपर्क की भाषा थी, हिंदुस्तानी कहलाती थी, ठीक है। ये हिंदुस्तानी कही जाती थी, जो कि लोगों के लिए बोलचाल की भाषा थी, संपर्क की भाषा है, ठीक है। विवाद का विषय है कि उस समय विद्वान साहित्यिक भाषा हिंदी के अलग बोलचाल की भाषा हिंदुस्तानी की बात करते थे, ठीक है। विवाद का विषय क्या है, जो विद्वान थे, जो साहित्यकार थे, वो भाषा हिंदी से अलग बोलचाल की भाषा को हिंदुस्तानी कहा करते थे, या हिंदी को हिंदुस्तानी नाम से पुकारते थे, या फिर जो हिंदी है बोलचाल की भाषा उसे हिंदुस्तानी नाम से पुकारते थे। संविधान सभा के अंदर भाषा में संबंधित अनुच्छेदों को अंतिम रूप देने के लिए हिंदुस्तानी के विषय पर चर्चा हुई, ठीक है। संविधान पर भी इस पर बातचीत हुई, इस पर चर्चा की गई कि हिंदुस्तानी और हिंदी में क्या अंतर है, ठीक है। जिसमें हिंदुस्तानी की जगह हिंदी शब्द को अपनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। हिंदुस्तानी की जगह किस शब्द को अपनाया गया, हिंदी शब्द को अपनाने का विचार किया गया, निर्णय लिया गया। तब से वर्तमान में हिंदी और हिंदुस्तानी अलग अलग रूप नहीं है, ठीक है। तब से वर्तमान में हिंदी और हिंदुस्तानी क्या है, एक ही भाषा बन गई है। विद्वानों का यह भी मत है कि हिंदी साहित्यिक भाषा है। विद्वान क्या मानते हैं कि हिंदी जो है वो साहित्यिक भाषा है और साहित्य में इसका उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। वो मानते हैं कि हिंदी जो है साहित्यिक भाषा है और इसका उपयोग साहित्य में किया जाना चाहिए, जबकि हिंदुस्तानी आम बोलचाल की भाषा है, ठीक है। और जबकि हिंदुस्तानी क्या है, हिंदुस्तानी आम बोलचाल की भाषा है और हिंदी को साहित्य और हिंदुस्तानी को आम बोलचाल की भाषा इन्होंने माना है, ठीक है। जिसमें अरबी फारसी के आम फहम शब्द होंगे, ठीक है। जिसमें हिंदी जो अरबी और फारसी के भी कुछ अहम शब्द होंगे। लोगों की यह धारणा है कि संस्कृत निष्ठ शब्द विदित चर्चा के और ज्ञान विज्ञान के शब्द हैं, ठीक है। वो ये मानते हैं जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं वो उनके बारे में मानना है कि विविध चर्चा के और ज्ञान विज्ञान के शब्द हैं, तथा इन शब्दों का प्रयोग भाषा को कठिन बनाता है, ठीक है। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा जो है हमारी वो कठिन हो जाती है, जबकि प्रचलित उर्दू है, प्रचलित उर्दू शब्दों से भाषा थोड़ी सरल हो जाती है, ठीक है। वो ऐसा मानते हैं कि उर्दू के शब्दों से भाषा सरल हो जाती है, जबकि संस्कृत निष्ठ शब्द हैं वो भाषा विज्ञान को जटिल बनाते हैं, कठिन बनाते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा की विविधता का एक आयाम हिंदी है, ठीक है। हिंदी भाषा की विविधता का एक आयाम हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी का है, ठीक है। हिंदी भाषा की विविधता की बात करें तो हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी है। इसमें इसकी
इसकी जो साहित्यिक परंपरा भिन्न है, ठीक है। इसकी साहित्यिक रूप से अगर हम देखें तो ये थोड़ी थोड़ी अलग है और भिन्न भी रही है और थोड़ी थोड़ी अलग भी रही है। हिंदी और हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा की दो शैलियां हैं, ठीक है। हिंदी और हिंदुस्तानी जो है वो हिंदी भाषा की दो शैलियां हैं। भाषा के शब्द बदलते रहते हैं, ठीक है। जो भाषा के शब्द हैं ये बदलते रहते हैं। भाषा की बोध गम्यता का स्तर भी बदलता रहता है और भाषा की जो बोध गम्यता का स्तर है ये भी क्या है, ये भी बदलता रहता है। कुछ अरबी फारसी शब्द, ठीक है, कुछ अरबी फारसी शब्दों जो किसी जमाने में अधिक उपयोग में आते थे, कुछ ऐसे अरबी फारसी शब्द हैं जो किसी जमाने में काफी उपयोग में आते थे, अब उतने प्रचलित या परिचित नहीं है, ठीक है। अब वो उतने ज्यादा परिचित नहीं है, उतने ज्यादा प्रचलित नहीं है। जो संस्कृत शब्द शुरू में कठिन लगते थे, जो स्टार्टिंग जो संस्कृत शब्द थे जो बहुत मुश्किल लगते थे, बोलचाल में कठिन लगते थे, अब प्रचलन के कारण अधिक बोधगम्य हो गए हैं, ठीक है। अब ये प्रचलन के कारण, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी भाषा का आप निरंतर अगर प्रयोग करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे तो वह आसान हो जाती है, ठीक है। तो जो वो बराबर जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बराबर हम यूज करते रहे हैं वो अब आसान लगने लगे हैं, ठीक है। अरबी फारसी के शब्दों का हर लेखक अपने अपने ढंग से अनुपात निश्चित करते हैं, ठीक है। जितने भी लेखक हैं वो अरबी फारसी शब्दों का अपने अपने ढंग से प्रयोग करते रहे हैं, ठीक है। जहां उनको अच्छा लगता है वहां करते हैं, नहीं अच्छा लगता नहीं करते हैं, इस तरह से। कोई बहुत कम अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करता है, कुछ ऐसे भी लेखक हैं जो अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा कम करते हैं। किसी में इतने अधिक अरबी फारसी शब्द आते हैं कि उसकी भाषा को उर्दू ही कहा जाता है, ठीक है। और कुछ लेखक ऐसे हैं जो अरबी फारसी का इतना ज्यादा उपयोग कर लेते हैं कि उनकी भाषा ही उर्दू लगने लगती है, ठीक है। भले ही वह देवनागरी, चाहे भले ही उन्होंने देवनागरी में लिखा हो, हिंदी भाषा की विविध शैलियों में शैली भेद उत्पन्न करने का आधार अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग या संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है, ठीक है। जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की विविध शैलियों में जो शैली भेद उत्पन्न करने का आधार है वो अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग या संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है। ऐसा स्पष्ट है कि हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी अंततः ये संबंधित हैं, ठीक है। ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी कैसी हैं, वो एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। ये वीडियो ऑलरेडी 32 मिनट का हो गया है, ठीक है। बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।